नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। भोपाल गैस कांड एक ऐसी त्रासदी जिसको बीते हुए 31 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। जी हाँ, हमारे जहन में आज भी भोपाल गैस कांड की यादें ताज़ा हैं। कहते हैं कि वक्त हर लम्हों को वक्त के सहलाने वाले हाथ हर जख्म भर देते हैं, लेकिन उसके निशान जाते जाते ही जाते हैं। क्या कारण है कि आज 3 दशक बीत जाने के बावजूद भी हम कुछ चीज़ों में वहीं खड़े हुए हैं, आज भी हम वही बातें कर रहे हैं। ऐसी ही इन सारी तमाम बातों पर, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर बात करने हम एक बार फिर आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं 2 विशिष्ट अतिथि जो कि भोपाल गैस कांड से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर जानकारी रखते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर भानु दुबे जी। भानु जी पहले डीन रह चुके हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के, और वर्तमान में जो भोपाल गैस कांड के लिए निगरानी कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, उसके सदस्य हैं। हमारे साथ दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं श्री रशीद किदवई जी। रशीद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। भोपाल गैस कांड से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर उनका गहन ऑब्जर्व करते हुए उन पर अन्वेषणात्मक अध्ययन किया हुआ है और इस विषय से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को अच्छे से जानते हैं, उन्हें अपने शब्दों के ज़रिए बयां भी किया है। लेकिन गैस कांड से जुड़े हुए इन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने से पहले हमने जो कार्यक्रम में एक खास रिपोर्ट भोपाल गैस कांड को लेकर बनाई है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें हमने ये बताना चाहा है कि 31 साल बाद क्या बदला है और क्या आज भी वैसे का वैसा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। तकरीबन 31 साल पहले की काली रात का वो मंजर आज भी जब इसके चश्मदीदों की आंखों के सामने आता है तो दिल सहर उठता है। कहने को 3 दशक का एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन उस त्रासदी से उपजे दर्द के निशान आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस त्रासदी की, जिसने भोपाल की इन खूबसूरत फिजाओं में जहर घोला था। अब भी इन फिजाओं में यूनियन कार्बाइड का जहर घुला हुआ है। लोग मजबूर हैं, गैस रिसाव वाले क्षेत्रों के लोग मजबूर हैं दूषित पानी पीने को। जी हाँ, 3 दशक बाद प्रश्न ये है कि क्या बदला और क्या अब भी जस का तस है। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी दास्तान सुनकर अब भी रूह कांप जाती है। आज भी अगर कोई वहां पहुंचता है तो उसके दिलो दिमाग पर वापस वो मंजर छा जाता है। विश्व की सबसे भयानक घटनाओं में से एक भोपाल गैस कांड को यूं तो 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन बदलते इन सालों में अब भी इस घटना के निशान आने वाली पीढ़ियों में नजर आते हैं। कई पीड़ितों को आज भी इंसाफ की दरकार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 5 लाख लोग इस त्रासदी से पीड़ित बताए जाते हैं, लेकिन मुआवजा अब तक महज 3.5-4 लाख लोगों को ही नसीब हो सका है। हर बार गैस त्रासदी की बरसी पर लोगों का दर्द कई प्रदर्शनों और रस्मी आयोजनों के जरिए नजर आता है, पर साल भर उस दर्द की टीस को इस घटना की पीड़ित ही महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी पर बहुत आंदोलन हुए, राजनीति हुई, कई लोगों तक मुआवजा भी बटा, लेकिन प्रश्न ये है कि ये मुआवजा कितना इसके असल हकदार लोगों तक पहुंचा। कई ऐसे लोग जो इस हादसे से कोसों दूर रहते थे, उनके पास तो मुआवजा पहुंचा, लेकिन जो वाकई में इस दर्द को झेलने के लिए मजबूर हैं, वे लोग आज भी गैस राहत कोष के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं। यूनियन कार्बाइड जैसे संयंत्र तो आज भी कई जगह बिखरे पड़े हैं, जो हर पल जहरीले तत्व इस प्रकृति में छोड़ रहे हैं। यदा कदा कई घटनाएं हमारे सामने आती भी हैं, जो फिर भोपाल गैस कांड का अंदेशा जहन में पैदा करती हैं। लेकिन कौन उन घटनाओं से कुछ सबक ले, पर्यावरण और मानव जीवन के दूरगामी हितों के बारे में सोचता है? भौतिक प्रगति के नाम पर हमारी आंखों के सामने विनाश का बिगुल बज रहा है और प्रतियोगिता की दौड़ में अंधे होकर हम इसे अपना विकास समझकर तालियां बजा रहे हैं। 2 और 3 दिसंबर की उस काली रात में जिन लोगों ने अपनों को खोया है या उस घटना का दर्द लिए
इधर उधर आस संजोए घूम रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को न्याय दिलाना क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? इस हादसे से प्रभावित लोगों की ज़िंदगी आज अस्पताल, दवाइयों और डॉक्टरों की मोहताज बनकर रह गई है। लोगों से जब उस काली रात के बारे में पूछो, उनसे उनके दर्द के बारे में पूछो, तो उनकी खामोश निगाहें हमेशा बस एक यही बात कहती हैं कि ए आसमां तुम ही कुछ कहो, मैं बेजुबां हो गया हूँ ये मंजर देखकर। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ अंकुर जैन, डीडी न्यूज़, भोपाल। जी हाँ, वो घटना ही कुछ ऐसी थी कि जिसे देखकर हर कोई बस बेजुबां रह गया था। कार्यक्रम में मैं सबसे पहले रशीद जी से पूछना चाहूँगा कि आज 31 साल हो चुके हैं, लेकिन 31 साल बाद भी गैस त्रासदी के वे जख्म हमारे जहन में जस के तस जमा हैं। क्या कारण है कि आज भी हमें उन्हीं सारी बातों पर चर्चा करना पड़ती है? हम कितने आगे आए हैं आज 31 साल बाद? 3 दशक बीतने के बाद क्या बदला है? अंकुर, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि जो है 31 साल गुजरने के बावजूद ये ज़ख्म हरे क्यों हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसके प्रति जो समाज की पूरी उदासीनता है, चाहे वो सरकार हो, गैर सरकारी तंत्र हो, मीडिया हो या ख़ुद भोपाल के रहने वाले हों। ये सिर्फ जो एक कुछ जो गैस पीड़ित लोग हैं, जो बच गए हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो जिनको तमाम तरह की तकलीफ़ें हैं, सिर्फ उन्हीं की समस्या रह गई है। बाकी आज का जो है दिन सिर्फ एक छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसके आप किसी भी पहलू को आप उसकी बात करें, चाहे जो जिस तरीके की मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की गई, चाहे उसका जो कंपनसेशन का मामला हो, चाहे वो जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस की बात हो। देखिए, दुनिया में कहीं इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसी बात नहीं, मानव इतिहास में ऐसा होता है। लेकिन क्या आज भोपाल में हम कहीं, अगर ये गैस फैक्ट्री में जहाँ आप गए थे, जहाँ की आपने रिपोर्ट बनाई, इसके अलावा कोई एक मेमोरियल बनाया हमने? कोई एक ऐसी बात जहाँ जा करके आज की जो जनरेशन है, और आज तो जिस तरीके का मीडिया वर्ल्ड है, सोशल मीडिया वगैरह का, पूरी दुनिया में इसके लिए एक बहुत अच्छी जागरूकता फैलाई जा सकती है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। तो एक पूरा कलेक्टिवली हर तरीके से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एक फ्लॉप शो की कहानी है कि जो हम बहुत जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। दुर्भाग्यपूर्ण ज़रूर है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो बदली हैं। जो बदला है उस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा भानु जी से। भानु जी, चूँकि आप एक डॉक्टर भी रहे हैं, डीन रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के, इसके साथ वर्तमान में आप मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मॉनिटरिंग कमेटी का काम क्या है? मॉनिटरिंग कमेटी क्या कर रही है? ये काफ़ी अहम सवाल है और इसका जवाब भी मैं विस्तृत रूप से इसलिए भी दूंगा कि जो गैस अफेक्टेड लोग हैं, या जो मीडिया के भी लोग हैं, या जो आपने बताया कि असंतृप्तता चल रही है जी, उस सब के लिए कई बार क्या होता है, हम खुद जागरूक नहीं होते हैं जी, अपने, ना तो अपने राइट के लिए और ना अपनी ड्यूटीज़ के लिए, दोनों चीज़ों के जी, लिए। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा, कई बार हम लोग इंश्योरेंस करते हैं या बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, वो जो छोटे छोटे शब्द लिखे रहते हैं, कोई उन्हें पढ़ता नहीं है और सिग्नेचर कर दिए जाते हैं, और बाद में उसके बारे में लोग बोलते हैं ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया था, और मॉनिटरिंग कमेटी मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाई कोर्ट से सहमति के बाद बनाई थी। इस समिति में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, और मॉनिटरिंग, जैसा कि इसका नाम है, और गैस रिलीफ से संबंधित है। तो गैस रिलीफ के लिए मॉनिटरिंग करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि काम ठीक चल रहा है या नहीं। मूलतः इसका जो काम है वो ये है कि जो पेशेंट्स हैं या गैस अफेक्टेड लोग हैं, उनकी अगर कोई कंप्लेंट है और वो कंप्लेंट लिख के मॉनिटरिंग कमेटी को देते हैं, तो मॉनिटरिंग कमेटी ये सुनिश्चित करती है कि उनकी कंप्लेंट देखी जाए और उस पर कार्रवाई हो और उनको सहायता मिले। जी, बिल्कुल। समस्या के बारे में लोग बताएं और उसमें जो भी कमियां हैं उसकी पूरी जानकारी उन आप तक पहुंचे, जिससे आप उसका समाधान कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही। इससे जुड़े में बहुत अन्य कुछ और प्रश्न भी हैं, वे भी आपसे पूछूंगा, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे।
तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे मानसी, 1 घंटे में। गुड। घर जाकर हम पापा मम्मी को सब सच सच बता देंगे। घर चलिए दीदी। भैया, तुझे मेरी कसम, मेरे पीछे मत आ। तुझे मेरी जान की कसम भैया। अपने प्यार का बलिदान दिया है पापा। नहीं तो मैं सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। ये घर तुम्हारा भी है सानिया। यकीन नहीं हो रहा है मिस खम्बाटा कि मैं इस घर में वापस आ गई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के 31 वर्ष होने के बाद क्या बदला है और क्या आज भी वैसे का वैसा है। ब्रेक से पहले मैंने आपसे चर्चा की थी मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में, तो मैं अब आपसे एक बार और पूछना चाहूँगा कि जो केसेस आपके सामने आते हैं निगरानी कमेटी में होने के नाते, तो आप जब केसेस देखते हैं, विभिन्न तरह के केसेस हैं, कई तरह के लोग परेशान आते हैं बीमारियों से, तो ऐसी क्या पहल की गई है जिससे ये बीमारियाँ वंशानुगत तरीके से आगे ना बढ़ें? देखिए, मॉनिटरिंग कमेटी का काम मॉनिटरिंग करना है। ये बीमारियों के लिए एक टेक्निकल कमेटी भी है हमारे। जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वो इनकी पूरी स्टडी करती है और स्टडी करने के बाद में अपनी रिकमेंडेशन देती है। उस रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या नए नए बदलाव आए हैं, क्या नई बीमारियां हो रही हैं, क्या बॉडी में कौन सा इफ़ेक्ट हो रहा है, इन सब के ऊपर एक स्टडी करते हैं और उसमें ICMR का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी अहम भूमिका रखता है। उसको देखते हुए उसके इलाज के लिए नई सुविधाएं, नई दवाएं, नए नए उपाय जो भी हैं उसको उसके बारे में वो रिकमेंडेशन देते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि वो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आपको लगता है कि वंशानुगत तरीके से चीज़ें, बीमारियां आगे बढ़ रही हैं? सर कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मुझा भी आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप जो है शुरू से ही आपने खुद गैस ट्रेजेडी के पहले दिन से ही आपने उसको झेला है और आप बहुत नज़दीकी से देखते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उस ज़माने की जो गलतियां हुई या कोताहियां हुई कि ICMR को एक लॉन्ग टर्म स्टडी करनी चाहिए, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट वाले कर रहे थे, बीच में वो अबेंडन हो गई, तो अब क्या एक ज़रूरत है एक लॉन्ग टर्म इसकी स्टडी करने की कि क्या, जैसे ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये अभी 2045 तक जो है लोगों में समस्याएं रहेंगी, तो इसको एक साइंटिफिकली स्टडी करने की ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल इसकी स्टडी करना चाहिए और इसीलिए जो BMHRC बना है वो रिसर्च सेंटर है और उनका काम ये है कि उसकी स्टडी करें। उसके साथ में ही ICMR वाले भी अपना उनकी स्टडीज़ चल रही हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। मैं एक, आपने रिसर्च की बात कही, मैं आपकी चर्चा को बीच में टोकना चाहूँगा कि अब तक सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा, जैसा मेरा पढ़ने में आया है, कि 17-18 रिसर्च शोध अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक भी ऐसा सार्थक शोध सामने नहीं आया है जो पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन कर सके, जो ये बता सके कि जो नुकसान हुआ है या फिर जो इस तरह के यूनियन कार्बाइड जैसे संयंत्र और देश में अन्य जगह बिखरे पड़े हुए हैं, उन संयंत्रों से क्या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और उनके खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा सके, एक ऐसी पहल की जा सके कि वो सारे संयंत्रों को बंद किया जा सके या उनमें कुछ सुधार किया जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भौतिक प्रगति के नाम पर अपनी विलासिता को बढ़ाने के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूरगामी असर उसके ऐसे होंगे कि जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद भविष्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो राशिद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो शोध की आपने बात कही कि क्या होना चाहिए, कहाँ से पहल होना चाहिए कि कुछ सार्थक शोध किए जाएँ और उनके कुछ सार्थक परिणाम निकल कर आएँ? जी हाँ, मुझे लगता है कि सार्थक शोध जो भी हो वो एक तो टाइम बाउंड होने चाहिए। उसमें क्या होता है कि और उसके ऊपर उसका एक एक्शन टेकन जो होता है, रिपोर्ट, वो पता होने चाहिए और जो जनता के बीच में भी उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए ताकि एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जो 1984 में जो हुआ उस समय हमें कुछ पता नहीं था। एक पूरे देश के नाते कोई राजनीतिक दल या किसी सरकार की आलोचना करना उचित नहीं है क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं थे। आज हम बिल्कुल दूसरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जो भी न्यूक्लियर डील हुई थी 2009 में करार हुई, उसमें जिस तरीके के प्रिकॉशंस लिए गए, बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को स्टडी किया है और उसमें तमाम कि अगर कभी कोई अगर हादसा होता है तो उसमें
इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी, कितनी होगी, क्या भूमिका होगी, तमाम चीज़ों का बड़ा विस्तृत रूप से उल्लेख है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके लिए तैयार है। तो आज ऐसे ऐसे वाक़े होने के इम्कान बहुत कम होते हैं, लेकिन जो हो गया उसके लिए कौन कसूरवार है? क्योंकि देखिए इससे सिर्फ एक ये नहीं कि यहाँ से कचरा उठाना है, साफ़ करना है, कि अगर लोग उसका ऐसा पानी पी रहे हैं तो उसका क्या नुकसान है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए इसमें एक और जो NGOs काम कर रहे हैं वो बहुत तरह तरह की बातें करती हैं, तो एक तरह से जनता के बीच में एक काफ़ी कुछ भ्रम भी फैला हुआ है। ऑथेंटिक जानकारी अभी तक नहीं निकली जी हाँ, तो तो उसके बिल्कुल भ्रम। भाई जैसे कोई पिछले सरकार में एक मंत्री आए थे जयराम रमेश, वो आके कह गए कि लो मैं ये पानी पी रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक ये हीरोइक बातें कहना या करना, ये सब बड़े विवादास्पद चीज़ें हैं। तो मैं एक नागरिक होने के नाते ये एक चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए कि हम जो सांस ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम चीज़ों का एक जवाब होना चाहिए। जी भाई, इसी प्रश्न पर आपके पास आना चाहूँगा कि अब तक पर्यावरण के नुकसान का वैज्ञानिक आकलन नहीं हुआ है। कचरे के निस्तारण की बात तो हम छोड़ देते हैं, वो कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ है। प्रश्न ये है कि जो हो चुका, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन बात यह है कि अब जो हो रहा है या आगे जो उसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, उसके लिए हम क्या कुछ करें? देखिए शासन ने अभी आप रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे, NGT रोज़ जी नई नई खामियां निकाल के और उनको ठीक करवाने के प्रयास है ये, जी और संभवतः परिणाम अच्छे निकलेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन थी, जैसा अभी किदवई साहब ने भी कहा कि पता ही नहीं था कि उनको गैस लगने के पहले क्या बीमारी थी, या उनमें क्या डिफिशिएंसी थी, या उनमें और कोई कमियां थीं। जब तक मेडिकल साइंस में जब तक हिस्ट्री ना मालूम हो तब तक पूरा इलाज करने में आदमी को एकदम तकलीफ होती है। दूसरी बात ये थी, उस समय इतने मरीज आए, संभवतः उनको देखने के लिए उतने डॉक्टर नहीं, क्योंकि तैयार भी नहीं। दूसरा, मैं तो ये कहूँगा, हम छोटी सी बात करें, जो एनासिन और APC की गोलियां टैबलेट होती हैं, जितने मरीज आए थे शायद उतनी टैबलेट भी अवेलेबल ना हो और देने वाले ना हो, तो इसमें किसी एक को दोष देना उचित नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि कभी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, और समय समय पे जो बदलाव आ रहे हैं हमारे यहाँ, हम रोज़ देख रहे हैं। आजकल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, आजकल वो बोलते हैं कि इंसिनरेटर नहीं लगाओगे, पहले बोलते थे इतना बड़ा सम्मेलन हुआ एनवायरनमेंट, इतना बड़ा लगा है। लिक्विड वेस्ट को आप कैसे करोगे, सॉलिड वेस्ट को आप कैसे करोगे, सेग्रीगेशन करोगे, इन सब के ऊपर आजकल बड़ा जोर दिया जा रहा है। और चूंकि बदलता एरा है और लोग समझते जा रहे हैं, पोल्यूशन पहले इतना नहीं था जितना कि आज की तारीख में हो गया। आज हर आदमी के पास गाड़ी है, इस बात को कोई नहीं सोचता, सारे आदमी AC चला के चलते हैं। ये सब आखिर पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं। ये ठीक है, ये हम चर्चा से भटक रहे हैं अपने विषय से। आज जो हम कर रहे हैं वो बात एक अलग है, लेकिन जो पहले हुआ है, हमें पहले ज़रूरत ये है कि हमारे पहले के पाप तो धुल जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये है नहीं, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए। बहरहाल वो बात मैं बाद में करूँगा। उससे पहले मैं दूसरे बिंदु पर आना चाहूँगा, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि आए दिन आप निगरानी कमेटी में सारे जो चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं गैस पीड़ितों के लिए, तो जो चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं उनमें भी आए दिन व्यवस्था, पर्याप्त उचित व्यवस्था ना होने की, सुविधाएं ना होने की बात सामने आती है। तो क्या कारण है कि आज जो केंद्र गैस पीड़ितों के लिए बनाए गए हैं, मरीज वहाँ जाने की बजाय, गैस पीड़ित वहाँ जाने के बजाय दूसरे सेंटर्स पर जाते हैं? आज ही कल के अखबार में ये बात आई है। तो क्या कारण है कि उन व्यवस्थाओं को आपने इतना बड़ा भोपाल मेमोरियल जैसा सेंटर बनाया, वहाँ भी अव्यवस्थाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, डॉक्टर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ या इसी बात में कि कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि कई डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, या जिन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है डॉक्टर्स वहाँ के ऊपर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस इक्विपमेंट के लिए लेकिन जैसे डॉक्टरों की तनख्वाहें जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर या प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह के दिए जाते हैं, उस तरह के उनको सैलरी ग्रेड नहीं मिल रहा, तो अच्छे डॉक्टर वहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। और जैसे न्यूरो और कई ऐसी समस्याएं होती हैं, डॉक्टर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उसके स्पेशलिस्ट वहाँ नहीं है, या उसके डिपार्टमेंट्स खुले थे और फिर बंद कर दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है संदेह तो पैदा करता है। देखिए ये समस्याएं तो हैं, और संभवतः अगर हम इसका विस्तृत
वो करें तो ये समस्या आती रहेगी, क्योंकि चेंजिंग एरा है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, बीच में ये ज़रूर हुआ, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट इसको डायरेक्ट मॉनिटरिंग करते थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहमदी इसके चेयरमैन हुआ करते थे। फिर कुछ दिन बाद ये टाटा मेमोरियल के अंडर में चला गया, अभी वो हेल्थ डिपार्टमेंट, फिर ICMR, इस तरह की कुछ समस्याएं आती हैं और ये गवर्नमेंट लेवल पे निर्णय लिए जाते हैं। और नेचुरली जब कुछ चेंज होता है तो कुछ ना कुछ कमियां भी रह सकती हैं, अपन बोल सकते हैं, या लैप्स हो सकते हैं, या बीच में एक ठहराव आता है और फिर चलते हैं। अभी ऐसा बताया गया है कि इन लोगों ने पद वगैरह एडवर्टाइज़ किए हुए हैं और इनकी डायरेक्ट नियुक्ति भारत शासन के द्वारा होती है। इसमें मध्य प्रदेश शासन का BMHRC में नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, ना उनके कंट्रोल में है। अलग अलग एजेंसी अलग अलग हैं। कई बार ये होता है इन एजेंसी का आपस में रेपो ना बन पाता हो, और आप ये ठीक कह रहे हैं, कई भोपाल लोग मेमोरियल की बात छोड़ दें, जो अन्य भी अन्य चिकित्सालयों में वहाँ जैसे पर जितने बेड हैं उतने मरीज ही भर्ती नहीं रहते। नहीं। मतलब मैं नहीं चाह रहा कि मरीज भर्ती हो, अच्छी बातें नहीं होती, लेकिन दरअसल बात यह है कि वे वहाँ ना जाकर दूसरे अस्पतालों में जाते हैं, जो केंद्र उनके लिए खोले हैं वहाँ नहीं रहते वे। देखिए, दो तरह की यहाँ समस्या है। गैस अस्पताल में मात्र गैस के ही मरीज जाते हैं, और जो नॉन गैस अफेक्टेड अस्पताल हैं, जैसे हमीदिया हॉस्पिटल हुआ या सुल्तानिया हॉस्पिटल हुआ या 1250, ये सब के लिए हैं, चाहे वो गैस का आदमी हो चाहे नॉन गैस का आदमी हो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एक स्पेशलिटी का आदमी अगर उस अस्पताल में नहीं है तो आजकल मरीज भी समझदार हो गया है, वो उसमें जाता है। दूसरी ये भी है, मैं जब ठीक नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगा, तीसरे डॉक्टर के पास जाऊँगा। कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर ने इलाज दिया उस इलाज को मैं पूरा ले रहा हूँ कि नहीं। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि गोली दी और आदमी ठीक हो जाए। कुछ ऐसी जो भयानक और गंभीर। डॉक्टर साहब, मैं आपके अनुभव के आधार पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो एक जिज्ञासा होती है कि ये क्या वजह रही कि शुरुआत से और अब 1991 के दशक के बाद से कि क्यों ऐसा हुआ कि जो प्राइवेट जो निजी संस्थाएं हैं या जो निजी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको गैस पीड़ितों से दूर रखा गया। मतलब इसमें प्राइवेट पब्लिक इसकी पार्टनरशिप क्यों नहीं हुई? क्या अगर होती या अभी भी हो तो क्या उसके परिणाम अच्छे होंगे? आजकल तो अलाउ है और जा रहे हैं लोग, और कई बार गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करती है पेशेंट्स को। और अगर ऐसी बीमारी हो जो गैस अस्पतालों में ना हो पाती हो तो रेफरल का भी सिस्टम है, और बाहर कई मैंने मरीज देखे रेफरल के किडनी वगैरह के जाते हैं और उनको पेमेंट होता है। रशीद जी, इस चर्चा के परे आपको टोकना चाहूँगा कि विषय बहुत सारे हैं, और यदि हम एक ही मुद्दे पर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर हमारा जो उद्देश्य है चर्चा का वो नहीं निकल पाएगा। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आज 31 साल हो चुके हैं, आज भी कचरे के निपटान को लेकर, मुआवजे को लेकर, रोगियों के यथोक्त उपचार को लेकर और गुनहगारों को सजा को लेकर आज भी कई याचिकाएं पड़ी हुई हैं। क्या है आखिर कारण कि 31 साल बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं? जी अंकुर, आपका क्या ये बड़ा एक प्रश्न जो है, जो बड़ा मन को बड़ा कचोटता है, क्योंकि तमाम देखिए उसमें ऐसे ऐसे दांव पेच किए जाते हैं, अमेरिकी अदालतों में हो चाहे या हिंदुस्तानी अदालतों में, कि ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको मतलब जिसके हम कह सकते हैं कोई एक स्कैंडल का रूप है कि एक सज़ा होती है, सज़ा में उसमें जो 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 जिस तरह की जो हम ड्राइविंग में किसी ड्राइवर से कोताही हो जाती है उसकी इतनी बड़ी त्रासदी की वही सज़ा होती है। और उस पर जब एक जो सरकारी तंत्र के, मैं नाम सबके नहीं लेना चाहता, सरकारी तंत्र को जो एक अधिकार है कि वो उसकी एक जैसे 304A का हो या 304 का जो पार्ट 2 है उसके, जिसमें 10 साल का सज़ा का प्रावधान है, उसमें करना चाहें तो वो निचली अदालत से ऊपर तक जाने में ही इतना समय लग जाता है। 2008 का जजमेंट आया, आज हम 2015 में चर्चा कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत से मन को विचलित करता है और बहुत सारे प्रश्न उठाता है कि क्या आज हमारे देश में अगर इस जो सबसे
सबसे ज़्यादा जो जिनको न्याय की ज़रूरत थी, अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा तो बाकी कैसे मिलेगा? ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यही जो होती है, तमाम जो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन होते हैं, आज तो एक ही पार्टी की सरकार है, तो इसमें एक थोड़ी सी गति मिलनी चाहिए कि ताकि चीज़ों का निपटारा अच्छी तरीके से हो। मनमोहन सिंह सरकार ने भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन भोपाल बनाया था, लेकिन गैस ट्रेजिडी, लेकिन वो सब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कागज़ के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या है कि आखिर भी चीज़ें कागज़ों में क्यों रह रही हैं? मैं मतलब एक आम आदमी होने के नाते, एक पत्रकार आप की हैसियत से आप छोड़ दीजिए, यही कारण है कि वे चीज़ें उन लोगों के अनुरूप, गैस पीड़ितों के अनुरूप नहीं हो रही हैं। यही कारण है कि आंदोलन हो रहे हैं, यही कारण है कि राजनीति हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर ऐसा वर्ग है जो कहना चाहिए सुधारों को क्रियान्वित नहीं होना चाहता? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सरकार ने अब तक कई प्रयास किए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किया है, करोड़ों का मुआवजा बटा है, लेकिन 31 साल बाद जनरली सोचा जाता है कि यदि हमारे दिल में कोई जख्म है, दर्द है, कोई बुरे पल हमने गुजारे हैं, तो उनको हम भूल जाएं। हम क्यों हर साल 31 साल बाद उस पल को याद करना चाहते हैं? क्यों चीज़ें नहीं बदल रही हैं? यहाँ मैं आपका एक सोच आपका देखिए, उसमें बहुत बड़ा एक तो देखिए कि वही मैंने कहा ना, 31 साल बाद जो है, जो लोग जो पीड़ित हैं वो तो पीड़ित हैं, और उसका कोई कंपनसेशन, जिसने अपना स्वास्थ्य खोया है या अपने करीबी रिश्तेदार खोए हैं, उसका कोई कंपनसेशन हो नहीं सकता। जो तमाम बातें देखिए, जो NGO सेक्टर जो काम कर रहे हैं, जो गैस की तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी एक तरह की रस्साकशी चल रही है। आप उनका जीवन स्तर देखें तो वो भी काफ़ी बदलाव आ गया है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो भी देखने लायक हैं। सरकार का जहाँ तक ताल्लुक है, सरकार करना चाहती है, लेकिन लोग अदालतों में जाते हैं। अदालतों का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से फैसला लेना, फिर निचली अदालत से दूसरी अदालत से ऊपर जाना, तो तमाम जो चीज़ें जो होती हैं वो उसमें जो टालने का जो होता है वो बड़ा काम का टाइम स्कोप होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो टाल मटोल में पड़ जाती हैं, और जो लोग नहीं चाहते, जो लोग उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थे, वो भी चाहते हैं वो भी हो जाए। समय के साथ देखिए गैस पीड़ित बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि गैस पीड़ित कम होने चाहिए थे। हाँ भाई, ये भी एक कहीं ना कहीं कहना, इस चीज़ पे ही चर्चा करना चाहिए। सरकारी आंकड़े अलग बात कहते हैं, और पुलिस के पास जो आंकड़े दर्ज हैं वहाँ अलग बात है। बहरहाल भानु जी, आपसे चर्चा करना चाहूँगा, आपसे एक जो प्रश्न है, और इसको भी कहना चाहिए मीडिया में भी काफ़ी उछाला जाता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, वो ये है कि आज इतने सारे हमने चिकित्सा केंद्र स्थापित कर दिए हैं, हर जगह लोगों को उपचार किया जा रहा है, गैस पीड़ितों का। यहाँ गैस पीड़ितों के संदर्भ में ही हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जब कोई गैस पीड़ित जाता है तो उनके पास एक तो उस रोगी की कोई हिस्ट्री नहीं होती, मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, पहले जो उसने उपचार लिया है उसका कोई कहना चाहिए सही आंकड़े नहीं है, तथ्य नहीं है। तो इस कारण कई बार दवाओं का रिपीटेशन हो जाता है या फिर गलत उपचार कर दिया जाता है, और इस कारण प्रॉब्लम ये है, समस्या ये सामने आती है कि या तो लोगों की किडनी फेल हो रही है, या फिर ऐसे उन लोगों को स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, और तरह तरह की दूसरी कई इन्फेक्शन सामने आते हैं। जो उपचार के लिए गया आदमी एक और नया मर्ज लेकर आ जाता है। तो ये इस पर आपका क्या सोचना है? नहीं, देखिए, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और आजकल हर चीज़ को एक से जोड़ना ठीक बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हुआ है, ये अकाट्य सत्य है। बिल्कुल, गैस के कारण जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो शरीर कोई भी दूसरी बीमारी आसानी से पकड़ लेता है। जी। जैसे एक बीमार व्यक्ति को अगर आप अपने साथ बिठाएंगे, हम छोटे वायरल फीवर में तो दूसरे को भी लगता है, फिर दूसरी बीमारी भी होती है, वही सिस्टम यहाँ भी लागू होता है। मरीज, मैंने आपको पहले भी कहा कि मरीज जब ठीक नहीं होता तो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है या दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहता है। जहाँ तक दवाओं की बात है, इक्विपमेंट की बात है, उपचार की बात है, जब शिकायत आती है मॉनिटरिंग कमेटी बराबर जाके, हम लोगों ने एक एक स्टोर में जाके क्या क्या दवा अवेलेबल है और उनकी एक्सपायरी डेट तक चेक की हुई है। अच्छा, बाकायदा। और जो दवा अवेलेबल नहीं है उसके लिए चिट्ठी बना के विभाग को दी हुई है, देते हैं माने। ये एक रूटीन प्रोसीजर है। और कई बार क्या होता है, आवक जावक में कुछ एक आध गोली, दो चार गोली ना हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा। पर ये प्रयत्न ये है कि पूरी
दवाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं। अभी रिसेंटली कंप्यूटराइज का किया हुआ है और सारे सेंटर्स को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया है। जी, तो डॉक्टर साहब उसी में मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है और रिसोर्सेज हैं, तमाम चीज़ें, तो मान लीजिए अगर टोटल बहुत ही हम कोई कहें कि सब ये 5 लाख गैस पीड़ित हैं, तो 5 लाख का एक डेटा बैंक बनाया जा सकता है जिनको पूरा एक डेटा बना करके अभी हालांकि यूनिक आईडी बनाने की बात मैं चली वही है। मैं बोल रहा हूँ। तो वो उसको उसी को डॉक्टर साहब की 31 साल क्यों लगे और वो अभी उसमें क्यों नहीं गति दी जा रही? ये देखिए अभी तो उसमें गति दी जा रही है और उसमें काम भी चल रहा है अभी। और अब इतनी सुविधा हो गई है कि वो अगर अपना कार्ड नंबर बताएगा पेशेंट और वो किसी दूसरे गैस के अस्पताल में भी जाएगा तो उसका कार्ड नंबर करके उसका उसकी हिस्ट्री निकल आएगी। पुरानी नहीं, अभी की मैं बात ये कर रहा हूँ जब से वो कार्ड लेने के बाद उसका रिकॉर्ड सारे अस्पतालों में आप जाएंगे कार्ड बने हुए हैं लोगों के, वो कार्ड के साथ ही आते हैं और उसका कंप्यूटराइजेशन भी कर दिया है। उसका कंप्यूटराइजेशन का एक ही लाभ है, वो लाभ ये है कि चाहे वो BMHRC में जाए, चाहे वो जवाहरलाल में जाए या शाकिर अली में जाए, वो अपना कार्ड नंबर बताएगा तो डॉक्टर उसको देख के उसका हिस्ट्री निकाल लेगा कि उसने क्या दवा ली और क्या नहीं। उपचार करेंगे। हाँ, अभी इस पे अभी ये पहल हाँ अभी पहल हुई है और इस पे और भी आगे कुछ इसमें भी कमियां आती हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, देखिए 2 अलग अलग इशू हैं। जो आदमी इस पे कंप्यूटर पे काम करता है वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टरी समझने में उसको टाइम लगेगा। फिर डॉक्टर जब वो कर देगा तब उसको बनाएगा, तो हो सकता है कि ये नहीं है, पर काफ़ी कुछ काम हो गया और इस पे बड़ा इस मॉनिटरिंग कमेटी ने काफ़ी स्ट्रेस भी किया इसके ऊपर। चलिए अच्छा है, इस तरह की यदि आप बात बता रहे हैं वाकई में क्रियान्वित हो रही हैं तो खुशी की बात है। रशीद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा जी, आपने भी काफ़ी इस बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वर्ष 1990 के बाद मौतों की गिनती बंद कर दी गई। गैस पीड़ितों की मौतें 1990 तक जो मौतें हुई वो मानी गई, उसके बाद बंद कर दी गई। जबकि उस की जो गैस रिसाव का जो दंश है वो आज तीसरी पीढ़ी भी झेल रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसके बाद की होने वाली मौतों या उसके बाद के होने वाले रोगियों हमने गैस पीड़ित मानने ही बंद कर दिया 90 के बाद? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन सारी मौतों से और लोगों की बीमारियों से किनारा कर रहे हैं? जी देखिए, इसमें सरकार का बिल्कुल ऐसा मंशा लगता है कि जो ये स्टैटिस्टिक्स होती हैं इसमें ज़्यादा मौतें ना बताई जाए, ना दिखाई जाए, क्योंकि देखिए अगर आप सरकारी आंकड़े मांगे तो कहेंगे कि साहब 3000 के करीब मौत हुई थी। अगर आप NGO से जो गैस पीड़ितों के बीच में काम कर रहे हैं वो उसकी संख्या 25,000 और उससे ज़्यादा बताते हैं, तो 3000 और 25,000 में तो बहुत अंतर है। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर दुबे इस बारे में ज़्यादा बताएंगे कि एक तो देखिए उसका एक साइंटिफिक पैरामीटर्स होने चाहिए कि इन आधार के ऊपर जो है आदमी गैस पीड़ित है और उसकी मृत्यु हुई तो उसको जोड़ा जाए, या अगर वो नहीं है तो नहीं हो। लेकिन ऐसे कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक पैरामीटर्स जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो नहीं है कि जिसको कंपनसेशन मिला वो 25,000 50,000 रुपये के मिले थे उसके आधार के ऊपर होता है। लेकिन बहुत से लोग थे जिनको कंपनसेशन नहीं मिला, बहुत से ऐसे लोगों को भी व्यवहारिक रूप से मैं बता रहा हूँ कि जिनको उसमें गैस पीड़ित एक तरीके से नहीं थे, कंपनसेशन मिलने लग गया। तो उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी, वो भी इस सब चीज़ों में बहुत ऐसी बातें भी सामने आती हैं कि जो लोग 50-60 किलोमीटर दूर रह रहे हैं उन लोगों ने मुआवजा लिया है, लेकिन जो उन बस्तियों में रहने वाले थे उन लोगों तक ही मुआवजा नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, उन्हें भी चीज़ों को सोचना चाहिए था। लेकिन अब इसमें देखिए कुछ यार्ड स्टिक तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं आया मुझे गैस लगी तो आप मुझे पैसा दे देंगे, कहीं ना कहीं। और नेचुरली कोई भी जब यार्ड स्टिक हम एक बनाते हैं तो कुछ लोग सफ़र करते हैं, ये भी अपने आप में एक सत्यता है ना। पर प्रयत्न ये है कि मैक्सिमम को मिले। जी, मतलब नीयत अच्छी है, बिल्कुल। क्रियान्वयन में कुछ चूक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या मेडिकली साइंटिफिकली क्या मतलब अभी ऐसा है कि हम बता सकते हैं कि कौन गैस पीड़ित है कौन नहीं है, इसका एक मेडिकल आधार के ऊपर अलग अलग कैटेगरी बनाई जा सकती है ताकि इस तरह के जो लोग जो लाभ उठा रहे हैं या जिनको लाभ नहीं मिल रहा उस पर अंकुश लगाया जाए? बिगिनिंग में कुछ कैटेगरीज बनी थी जी उस समय, और जब कंपनसेशन बटा था कुछ A, B, C इस टाइप से कैटेगरीज बनी थी और डॉक्टर के पैनल्स ने उनका एग्ज़ामिनेशन करके उनको कैटेगरी में डाला था और इसी के हिसाब से उन लोगों को कंपनसेशन ही मिला था। और आज की जो बात है वो तो ये है कि उसकी देखिए अब गैस लगी थी
तो गैस से कॉम्प्लिकेशंस क्या हुए या कौन सी विकृति आपके शरीर में आई, ये तो आज अस्पताल में मरीज जाता है और उसको डॉक्टर देख रहा है और उसका रिकॉर्ड है उसमें, तो आज वो उतनी बड़ी समस्या नहीं आ रही है। और मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, चिकित्सा के अलावा भी बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि गैस पीड़ित जो थे उनका तो ज़िंदगी, उनकी जो कहना चाहिए प्राइमरी नीड इस समय तो उनका अपना स्वास्थ्य उपचार ही रह गया था, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनके पुनर्वास, इससे संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप दोनों की इस मामले में राय जानना चाहूँगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो कहते हैं कि तकरीबन 12,355 लोगों को रोजगार दिया ट्रेनिंग के ज़रिए, प्लेसमेंट्स के ज़रिए। इसके साथ ही स्फूर्ति योजना के ज़रिए व्यायामशाला बनाई गई, आवास आवंटन योजना के ज़रिए जीवन ज्योति कॉलोनी जो बनाई गई है उसमें लोगों के पुनर्वास किए गए। बहुत सारी चीज़ें हैं। 50 करोड़ की राशि तकरीबन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन गैस प्रभावित क्षेत्रों में खर्च की गई, पानी की टंकियां बनाई गई ताकि लोगों तक शुद्ध जल पहुंचे। बहुत सारे आंकड़े हैं। अभी भी इतने सारा पैसा खर्च हुआ, सारी चीज़ें की, लोगों के आवास के बारे में हमने सोचा, लेकिन जो कौशल विकास के लिए, उद्यमिता विकास के लिए, क्योंकि अब आदमी सिर्फ अपना उपचार करा के ही तो अपना रोजी रोटी नहीं चला सकता, अपना जीवन नहीं काट सकता, तो ये जो दूसरे जो प्रयास हुए हैं उनके कितने सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आए हैं? देखिए, उसके सकारात्मक परिणाम अगर आपको देखने हैं तो आप विधवा कॉलोनी में चले जाएं या जहाँ भी गैस पीड़ित जहाँ भी वो हैं चले जाएं। जो सरकार ने जो शेड्स जो था इंडस्ट्रियल शेड ऑफर किए थे उनकी आप जाकर के स्थिति देख लें तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। ये चीज़ें तो बिल्कुल 2004 की तरह साफ हैं कि जो कहा गया वो हुआ नहीं और लोगों के साथ जो गैस पीड़ित हैं वो ठगे गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इसका लाभ उठा रहे हैं वो ही मिसयूज़ कर रहे हैं? अब सरकार तो क्या करेगी? सरकार तो अंतर्यामी नहीं है ना, तो सरकार को तो जो लोग आगे कहना चाहिए, कोई भी अब उस किसी भी तंत्र का इस्तेमाल लोग करें, तंत्र को भ्रमित करने का, लोगों आपकी बात का आपका कहना बिल्कुल सही है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, कुछ लोग लालची भी होते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन जब हम स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, जब हम सफाई के ऊपर इतना जोर देते हैं, जब उस पर टैक्स भी लगा रहे हैं, तो हम इन जगहों पर जा तो देखें कि वहाँ सफाई की क्या स्थिति है, वहाँ के पानी की क्या स्थिति है। ये तमाम चीज़ें जो है जिसमें सरकार जो है अपने आप को नहीं बचा सकती। मैं किसी कटुता से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक यथार्थ के आधार पे, क्योंकि अगर आप उन तमाम कॉलोनीज में जाके देखें, वहाँ का जीवन स्तर को देखें तो वो आपको नज़र आ जाएगा। और वहाँ के ऊपर ये भी सब हुआ है कि लोगों में देखिए, लोगों ने अपने जो शेड जिनको मिले थे वो बेच दिए गए और दूसरे लोगों को मिल गए और वो सब ठप हो गए, तो रोज़गार वगैरह की चीज़ें नहीं हुई। ऐसा भी मैं NGOs को जानता हूँ कि NGOs काम कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स खरीदने वाले नहीं हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि समाज में एक उदासीनता है, सिर्फ सरकार को दोष देना मुनासिब नहीं है। एक पूरे समाज में, एक अगर भोपाल शहर को ही लें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज के दिन में आधे से ज़्यादा लोगों को हो सकता है इसकी कोई बहुत वो 31 साल हो गए, मतलब वो कहते हैं ना कि लेट्स मूव ऑन। जी हैं। तो लोग आगे बढ़ गए। एक और चीज़ है, आपने बात कही लेट्स मूव ऑन। 69 एकड़ का क्षेत्र है जहाँ पर यूनियन कार्बाइड का संयंत्र था। आज वो क्षेत्र कहना चाहिए पूरी तरह से हमारे लिए तो कचरा ही हो गया है, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, वहाँ कोई उत्पादकता नहीं। हालांकि सरकार ने उस जगह को डेवलप करने के लिए एक योजना बनाई है, लेकिन आखिर कब उस पर क्रियान्वयन होगा? क्या सोचते हैं आपके उस क्षेत्र का क्योंकि वहाँ सोचा स्मारक बनाया जाए, वहाँ पर संग्रहालय बनाया जाए, वहाँ पर अनुसंधान प्रयोगशालाएं बनाई जाए, अनुसंधान केंद्र के रूप में उसे विकसित किया जाए, ऑडिटोरियम बनाया जाए, ये सब तो कहा गया, लेकिन प्रयास आखिर कब होंगे, कब होने? आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप देखिए, मेरा मानना ये कि इच्छा शक्ति की कमी है। अब केंद्र के पास भी, अब हमारे देश में ऐसा ही बात नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है और पैसा बहुत कुछ दिया भी जा रहा है, राज्य सरकार भी बहुत कुछ योगदान दे सकती है। तो इसके लिए अगर एक पब्लिक अवेयरनेस, एक मूवमेंट चले और उसको बाध्य किया जाए तो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं हुई 31 साल में तो वो दुर्भाग्य। लेकिन क्यों आज ही क्यों ना ऐसी शुरुआत हो? सिर्फ एक जो बातें होती हैं रस्म अदायगी के लिए, एक सर्वधर्म सभा हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उससे हमें आगे बढ़ के ज़मीन के ऊपर कुछ काम करना चाहिए और काम होंगे तो बिल्कुल जनता उसको अप्रिशिएट भी करेगी। यहीं रोकना चाहूँगा, समय की अपनी मर्यादा है। आपने आखिर हमें जो बात कही कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना है, नई सुबह की एक तलाश है। निश्चित तौर पर अगली साल जब हम चर्चा करें तो कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखें, हम ये चाहेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि लम्हों की खता सदियों की सज़ा बनकर रह जाए। बहरहाल, चर्चा में बहुत सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं वे छूट गए हैं और छूटना लाजमी भी है, क्योंकि समय लिमिटेड समय में हम सीमित विषयों पर ही नज़र डाल सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ हम पुनः हाजिर होंगे।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।